नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञात धारा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि कल भी हमने फिजिक्स का एक जो टॉपिक था भौतिक विज्ञान के लिए दृढ़ पिंड गति की, उसके लिए कुछ क्लास से कल भी क्लास ली थी। तो आज हम उससे आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो कल मैंने बताया था कि बल आघूर्ण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं तो वो हम बताएंगे। यहाँ सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या रिलेशन होता है, मतलब वृत्तीय गति और घूर्णन गति में जो भी संबंध होता है तो वो संबंध भी अब हम आज लेंगे। और बल आघूर्ण क्या होता है या टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आज कि वो क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने एक चीज़ वैसे तो बताई दी थी, घूर्णन गति और वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, दोनों ही चीज़ें बता दी थी। तो आज रोटेशनल मोशन में ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके रोटेशनल मोशन पर ही बनेंगे इस वाली यूनिट में। तो अब आगे चलते हैं आज। तो आज हम रोटेशनल मोशन में ही कुछ और चीज़ें देखेंगे और इससे लीनियर मोशन, घूर्णन गति और रेखीय गति में क्या संबंध है वो आज देखेंगे। तो घूर्णन गति में और रेखीय गति में क्या क्या संबंध हो सकते हैं रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में, वो ही आज देखेंगे। तो रोटेशनल मोशन मैंने आपको कल समझा ही दिया था, और एक कमेंट्स में मैंने देखा था कि शायद मैंने टाइम नहीं दिया आपको स्क्रीनशॉट के लिए। तो आज मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम भी दूंगा, और हो सकता है कल से आपको स्लाइड्स ही मिल जाए, तो आपको वो भी स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ जो भी रहेगा मैटर आपको मिल जाएगा, ताकि थोड़ा टाइम मैं दूंगा आपको स्क्रीनशॉट के लिए। तो ऐसे आप कमेंट करके बता दिया कि जो भी है हम और भी इम्प्रूव करते रहेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन हमने देखी थी, घूर्णन गति जो है कल भी, तो आज वापस उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो रोटेशनल मोशन में या घूर्णन गति में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु जो है किसी एक अक्ष के सापेक्ष या अपनी अक्ष के सापेक्ष जितनी भी वृत्तीय पथ में गति करती है, या अपनी एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट अगर घूमता है या सर्कुलर मोशन करता है, तो उसे हम रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहते हैं। तो देखिए उसी में अब आगे चलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक एक एक्सिस ले लिए, अक्ष ले, जिसको हम घूर्णन अक्ष कह सकते हैं, जिसके सापेक्ष कोई भी वस्तु घूर्णन करेगी, इसको हम घूर्णन अक्ष ले रहे हैं। तो घूर्णन अक्ष किसके लिए ले रहे हैं हम, किसी ना किसी वस्तु के लिए। तो एक वस्तु ली हमने, एक पिंड लिया हमने, दृढ़ पिंड, या कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जो इसके सापेक्ष या इसके अलोंग क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये घूर्णन गति कर रहा है, तो इसका कल भी मैंने जैसे आपको बताया था, इसके लिए जो घूर्णन गति में जो वेग होता है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। वैसे डब्ल्यू है लेकिन इसको ओमेगा बोलते हैं। तो ये घूर्णन गति के लिए हम ये वाली चीज लेते हैं। तो आज मैं क्या बताऊंगा आपको, घूर्णन गति और साथ ही साथ रेखीय गति, इन दोनों में संबंध बताते हुए चलूंगा, ताकि आप उसको लिंक कर पाओ और जल्दी से आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गई घूर्णन गति के लिए। अब इधर मैं बता रहा हूं रेखीय गति के लिए, कि कोई वस्तु, ये कोई भी एक पिंड लिया हम, ये कोई पिंड, अब वही पिंड ले सकते हैं हम यहाँ पे, ये अपनी अक्ष के सापेक्ष वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या करेगा, किसी एक वेग से, अब लीनियर रेखीय गति ले रहे हैं यहाँ पे हम, तो रेखीय गति में उसका जो वेग भी मिलेगा हमको वो भी रेखीय ही मिलेगा, या उसकी स्पीड या वेग मिलेगा। लेकिन एक रेखीय गति ले रहे हैं हम स्ट्रेट पाथ में, सीधे पथ में, तो वो इसीलिए मैंने यहाँ पे वेग लिया है। ठीक है, तो ये रेखीय गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, और यहाँ पे जब वो घूर्णन गति करेगा तो उसके लिए मैंने उसका वेग जो बोला है, ये घूर्णन गति में, घूर्णन गति में वेग है इसका, घूर्णन गति में वेग, और ये है रेखीय गति में वेग। अब देखो रेखीय गति में वेग, आप पता ही है वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर।
रेखीय गति में जो भी वेग होता है उसे हम विस्थापन में परिवर्तन की दर से परिभाषित करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना भी वो डिस्प्लेस हुआ है या जितना भी वो विस्थापित हुआ, जितना भी डिस्प्लेस हुआ है या जितना भी विस्थापन हुआ है इसका, ये और ये समय अंतराल ले रहे, एक टाइम पीरियड, समय अंतराल टाइम पीरियड। तो बाइलिंगुअल ही चलेंगे आज। कि कमेंट्स में मैंने देखे थे कि हर कोई स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम से भी नहीं है और हर कोई हिंदी मीडियम से भी नहीं है कंप्लीटली, तो दोनों हैं तो हम बाइलिंगुअल ही चलेंगे। तो रेखीय गति में या लीनियर मोशन में अगर हम देखें तो लीनियर मोशन में उसका वेग जो है उसको v से डिनोट करते हैं हम। वेग जो है वो v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी जो है। अब dx अपॉन dt होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब यहां तो हमने डिस्प्लेसमेंट ले ली रेखीय गति में कि ये पिंड कुछ ना कुछ दूरी, मान लो यहाँ पे था स्टार्टिंग में, तो यहां से ये यहां तक विस्थापित हुआ है, तो वो विस्थापित कितना हुआ है, x हुआ। अब मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन x1 थी और ये x2 है, तो इसको हम dx ले सकते हैं जो कि x2 माइनस x1 मिलेगा। तो ये dx इसका विस्थापन मिल गया हमको। तो इसकी रेट जो भी होगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यहां से यहाँ विस्थापन के लिए इसने टोटल dt टाइम लिया है। तो ये तो हो गया रेखीय गति के लिए इसका वेग, जो कि आप पहले से जानते हैं आप। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। अब इसी चीज को अगर हम घूर्णन गति में देखें तो घूर्णन गति में क्या है, वो रिपीटिव मोशन कर रहा है, मतलब अपने पथ को वो बार बार क्या कर रहा है, उसी पथ को रिट्रेस कर रहा है, तो एक ही पथ में घूमता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे घूम के दूसरी जगह वापस डिस्प्लेस हो रहा है, जो कि लीनियर मोशन इसमें नहीं मिल रही है। ये लीनियर मोशन इसमें नहीं मिल रही, इसमें क्या कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, जो कि आपको पता ही है। तो ये घूर्णन अक्ष हो गई जिसके सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है। तो इसका मैंने वेग देखो क्या बताया है, ओमेगा बताया। तो जैसा कि रेखीय गति में हमको पता है विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है वेग, तो यहाँ पे ओमेगा जो होगा, जो इसका वेग होगा घूर्णन गति में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और हिंदी में इसको बोलते हैं कोणीय वेग। ओके, तो ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग। जैसे लीनियर वेलोसिटी में हमने देखा था विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो वेग है तो विस्थापन में परिवर्तन की दर यहां पर भी मिलेगी हमको। तो यहां जो विस्थापन होगा, घूर्णन गति में जो विस्थापन होता है उसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। तो घूर्णन गति में जो विस्थापन मिलेगा हमको उसको कोणीय विस्थापन बोलेंगे। और कोणीय विस्थापन में जितना भी परिवर्तन की दर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे वहां पे लिया था हमने विस्थापन बटा समय अंतराल, तो यहाँ पे आ जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। तो घूर्णन वेग या कोणीय वेग की जो डेफिनेशन अगर देखें, परिभाषा देखें, तो हमको क्या मिलेगी, कोणीय वेग के लिए, कोणीय वेग की अगर हम परिभाषा ले, जैसे वहां पर था रेखीय वेग के लिए विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो यहां पे मिलेगा हमको कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब देखो ये दर वर्ड आता है तो हमेशा आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि एक समय अंतराल में कितना ऊपर वाली चीज, चाहे वो कोणीय विस्थापन हो या जो भी एक क्वांटिटी हो, जो भी एक यूनिट जो भी होगी, तो उसमें जितना भी उसके समय अंतराल में समय के सापेक्ष जितना भी चेंज होता है, तो उसको दर से बोलते हैं, रेट बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेट और हिंदी में बोलते हैं दर। तो यहाँ पे जैसे विस्थापन की परिवर्तन की दर, यहाँ पे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है। ओके,
तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया कोणीय विस्थापन, जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड, यही चीज मिलेगी जैसा वहां पे मिल रहा है हमको, ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अब हम क्या करेंगे, रिलेशन लेंगे। अब ये लेना जरूरी है क्योंकि हमको टॉर्क की तरफ बढ़ना है, बल आघूर्ण की तरफ बढ़ना है, तो ये सारी चीजें भी हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी रिलेशन है, इन रिलेशन पर भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर किसी वस्तु का रेखीय वेग अगर इतना है तो उसका कोणीय वेग कितना होगा अगर वो घूर्णन गति कर रही है तो ये चीज। अब रेखीय वेग कैसे इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि ये अगर मान लो ये कुछ भी वेलोसिटी से वेग कर रहा तो उसका लीनियर वेग, क्योंकि वो विस्थापित तो हो रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका स्पीड भी मिलेगी, तो वो स्पीड ही हम यहाँ पे वेग के रूप में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें कोणीय वेग हमको क्या मिलेगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब यही इसको मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, कोणीय वेग को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is known as angular velocity। तो ये मैंने डेफिनेशन बता दी इनकी, जो भी है लीनियर और दोनों मैंने एक साथ में बताई। अब देखो साथ में बताने का कारण है कि साथ में अगर बताते चलूंगा तो उसमें रिलेशन भी आपको, जो भी संबंध है वो भी आपको पता चलता रहेगा। देखो रेखीय गति में क्या मिल रहा है हमको, रेखीय वेग मिल रहा है, इसीलिए रेखीय विस्थापन बटा समय मिल रहा है। घूर्णन गति में हमको क्या मिल रहा है, कोणीय विस्थापन मिल रहा है, क्योंकि अब रेखीय तो है नहीं, ये घूर्णन गति कर रहा है, तो कोणीय विस्थापन और समय अंतराल मिल रहा है, मतलब कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। रेखीय वेग को हम v से डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आगे चलते हैं, अब इनमें रिलेशन लेते हैं। संबंध लेना जरूरी है क्योंकि टॉर्क की तरफ अगर बढ़ना है, टॉर्क तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब तक हम इन सारी चीजों में रिलेशन नहीं लेंगे। लेना पड़ेगा, लेंगे तो वो टॉर्क भी आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको आपके इस यूनिट में टॉर्क भी है, बोले तो बल आघूर्ण भी है, और लीनियर एंगुलर मोमेंटम भी है। तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब कोणीय संवेग जो है वो कोणीय वेग पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलो तो वो अपन आगे चलते हैं अभी। इन दोनों में अब रिलेशन निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। देखिए अब क्या रिलेशन मिलता है हमको। तो नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, इन दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं, किसके किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखीय वेग में। चले अब देखो क्या संबंध ले रहे हैं हम, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध लिए, रिलेशन बिटवीन angular velocity relation between angular velocity and linear velocity। ओके देखिए अब इन दोनों में हम रिलेशन लेते हैं। अभी लीनियर वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया था, या रेखीय वेग को हमने v से डिनोट किया था, और एंगुलर वेलोसिटी को हमने
ओमेगा से डिनोट किया था। या कोणीय वेग को हमने ओमेगा लिया था और रेखीय वेग को v लिया था। चलो, तो एंगुलर वेलोसिटी की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब मैं एक चीज और इसमें आपको बता देता हूं कि कोणीय विस्थापन जो है, कोणीय विस्थापन जो है उसको थीटा कहते हैं हम, थीटा जो कि एंगल होता है। तो कितना वो एंगुलर डिस्प्लेस हो रहा है उसी को हम कोणीय या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसको हम थीटा कहते हैं, एंगल जिसको बोलते हैं कोण, उसी को कोणीय विस्थापन बोलते हैं। जब कोई वस्तु अगर घूर्णन गति करेगी तो वो अपने एंगुलर पाथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, कुछ टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ डिस्प्लेस एंगुलर वेलोसिटी से या एंगुलर चेंज होता है। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, इसके सापेक्ष सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी तो मिलेगी मिलेगी। मतलब अगर ये गति कर रहा है इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी भी ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये क्या करेगा, इस पर कुछ ना कुछ तो बल लगाएंगे तो ये मोशन करेगा। बिना बल ये गति नहीं करेगा। बिना बल के ये गति, कल भी मैंने बताया था आपको कि बिना बल के कोई भी वस्तु गति नहीं करती। तो इसका लीनियर वेलोसिटी तो मिल रही है इस पे, लेकिन ये इसके सापेक्ष अटैच्ड है, मतलब इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, बस इसके चारों तरफ घूम सकता है। तो ये इसकी सर्कुलर मोशन है इस ऑब्जेक्ट की। मान लो ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये इसमें से एक छोटा सा कण हमने माना है कि इस ये कण की गति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लीनियर वेलोसिटी तो मिल ही रही है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा तब इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन या जो दिशा है वो ऊपर की तरफ थी। अब जब वो यहाँ पे आएगा तब इसकी लीनियर वेलोसिटी या रेखीय वेग की दिशा उधर की तरफ होगी। तो इस वस्तु ने क्या किया है, इस पिंड ने, जो हमने छोटा सा एक पिंड यहाँ पे कंसीडर किया है, माना है, जो छोटा सा ऑब्जेक्ट इसमें इस पूरे ऑब्जेक्ट का कंसीडर किया है। अब मान लो इस एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है, उस अक्ष से r है, उस अक्ष से उसकी दूरी है r। अब r दूरी है उससे उस अक्ष की और लीनियर वेलोसिटी मिल रही है, उसी के कारण ये इस वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उससे उसको क्या मिल रही है, कोणीय वेग मिल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसको मिल रही है, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या किया है, अपनी पोजीशन में या अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है यहां से यहां तक। अब जब यहां पे आएगा तब भी ये वाली दूरी जो इसके सेंटर पॉइंट से अगर देखे तो ये भी उसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। तो इन दोनों लाइन के बीच में देखो ये जो क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। इस एंगल को ही हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। तो कोणीय विस्थापन जो होता है, कोणीय विस्थापन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। जो कोणीय विस्थापन होता है उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। कोणीय विस्थापन हो गया आपके थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसमें इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, हम लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको भी हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको किस से डिनोट हम करते हैं। तो इसको मैं ये देखिए, तो अब ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको लीनियर वेलोसिटी मिल रही है। अब जहां जहां ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अगर जब गति कर रहा है तो बल इसको कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे तो बल की दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंज होगी, ठीक है ना। तभी ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब मान लो तुम आपने एक फोर्स दे तो दिया, यहां से यहां तक आ गया फिर रुक गया, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू मोशन करवानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बल को की दिशा को कंटिन्यू चेंज करता रहना पड़ेगा, तब जाके वो रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन करता रहेगा। वही अगर लीनियर गति करवानी है हमको, रेखीय गति, तो हम क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को रेखीय बल जो है वो प्रदान करेंगे, या मतलब लीनियर फोर्स उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या रिलेशन हमको मिलता है। तो यहां से अगर हम देखें तो आपको पता ही है थीटा जो है, जिसको हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
जिसको हम थीटा बोलते हैं, वो क्या मिलता है? आर्क अपॉन रेडियस मिलता है। आर्क बोले तो चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, कोणीय या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिलती है? आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। अब देखिए यहां पे चाप कौन सा हो गया? ये, इसको आर्क बोलेंगे, और त्रिज्या क्या है इसकी? आर है। अब मान लेते हैं ये आर्क जो है वो हमने कितनी ली? एस ली। ये एस एस इसकी छाप हो गई या आर्क हो गई। तो यहां से देखो थीटा हमको कितना मिलेगा? अब यहां से अगर थीटा देखे तो वो हमको मिल रहा है एस अपॉन आर। एस तो हो गया छाप और ये हो गई इसकी त्रिज्या, तो ये तो थीटा मिल गया। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालें, कोणीय वेग अगर निकालें, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी हमको क्या मिलती है? एंगुलर वेलोसिटी या फिर कोणीय वेग। तो देखिए कोणीय वेग हमको क्या मिलता है? कोणीय वेग मिलेगा, अभी हमने पीछे लिया था डी थीटा बाय टी डी टी। क्यों ले रहा है? मैंने बताया था आपको कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसीलिए डी थीटा बाय डी टी मिल रहा है कोणीय वेग। तो देखो अब कोणीय वेग जो है वो डी थीटा बाय डी टी मिल रहा है हमको। तो डी थीटा, थीटा कितना है हमारे पास? तो डी बाय डी टी। अब थीटा कितना है? एस बाय आर है हमारे पास। तो ये ले लिया हमने एस बाय आर। तो देखिए एस बाय आर से हमको क्या चीज देखने को मिल रही है? अब यहां पे देखो त्रिज्या जो है वो तो इस पथ के लिए, इसके इस घूर्णन गति के लिए परिवर्तित नहीं होगी। रेडियस तो चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज क्या होगा? जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज करेगा, मतलब जैसे जैसे ये वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा तो छाप जो है वो बढ़ रहा है, फिर वापस इसी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट होगा, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो कंटिन्यू ऐसे इसकी मोशन चलती रहेगी। तो देखो अब यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है? आर तो परिवर्तित हो नहीं रहा है, समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है उसका छाप। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से? 1/r तो बाहर आ जाएगा, अंदर मिल जाएगा हमको ds अपॉन dt मिल जाएगा, ds अपॉन dt। अब ds अपॉन dt क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे एक चीज क्या मिल रही है? विस्थापन मिल रहा है इसका, क्योंकि ये एक गति मिल रही है जिसमें वस्तु क्या हो रही है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपनी पोजीशन को या अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ पे इस ये किसके बराबर मिलेगा हमको? इसके लीनियर वेग की। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर हम बल नहीं देते, इसको ये वेग प्रदान नहीं करते, इसको वेलोसिटी नहीं देते, तो ये विस्थापित नहीं होता। तो ये ds अपॉन dt जो है हमको क्या मिलेगा? v मिलेगा, वेग मिलेगा। तो देखिए तो एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा ली थी, अब वहां से हमको क्या मिल रहा है? v, ds अपॉन dt तो मिल गया v, और यहां पे मिल गया हमको r। तो ये ds अपॉन dt जो है वो हमको वेग के इक्विवेलेंट, उसके तुल्य मिलेगा। तो क्या मिल रहा है हमको? एंगुलर वेलोसिटी देखिए v बाय आर मिल रहा है। लेकिन अगर उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, उसकी परिभाषा के अनुसार अगर देखें, तो वो मिल रहा था हमको डी थीटा बाय डी टी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन मिला? ओमेगा इजकल टू क्या मिला हमको? v बाय आर। या फिर अगर v इजकल टू देखे तो वो मिल रहा है हमको ओमेगा आर। तो यही है इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में संबंध। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉर्क में आगे भी हमको काम आएगा, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो ये रिलेशन था इन दोनों के बीच में, कोणीय वेग और रेखीय वेग में, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन लिया। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये तो इन दोनों में रिलेशन लिया। अब आपने अगर देखा होगा तो रेखीय गति में एक चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम।
एक चीज जो मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम या संवेग, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से। अब P क्या होता है, इसका द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसका वेग, इनका जो गुणनफल होता है। तो P इक्वल टू हमको मिलता है mv मिलता है। ओके, तो P इक्वल टू हमको संवेग क्या मिलता है, mv। ये हम रेखीय वेग, रेखीय गति के लिए ले रहे हैं। अब यही अगर हम कोणीय गति के लिए ले, तो कोणीय गति के लिए, अब ये तो हो गया रेखीय या लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम रेखीय गति के लिए ले रहे हैं, रेखीय संवेग। अब वही अगर हम घूर्णन गति के लिए ले तो हमको क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग बोलते हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि रिलेशन में, इसलिए बता रहा हूँ, रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं आते। तो देखो कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में क्या संबंध है, तो अब हम कोणीय संवेग को लेते हैं। कोणीय संवेग हमको कितना मिलेगा, L जो है, अब वो किसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो कोणीय संवेग जो हमको मिलता है वो मिलता है हमको रेखीय संवेग, रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग तथा घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है वो हम रेखीय कोणीय संवेग लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं नीचे लिख लूंगा, एक बार मैं पहले रिलेशन बता देता हूँ, फिर इसकी कोणीय संवेग की भी डेफिनेशन। वैसे तो आपको पता ही है कोणीय संवेग की, यही इसकी डेफिनेशन भी है। मतलब कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलता है। किसका किसका प्रोडक्ट मिलता है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमको मिलता है एंगुलर मोमेंटम। तो देखो लीनियर मोमेंटम आपके सामने है, P इक्वल टू mv। तो एंगुलर मोमेंटम हमको कितना मिलेगा, L इक्वल टू, लीनियर मोमेंटम हमारे पास है कितना, mv। लीनियर मोमेंटम कितना है, mv है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है, क्योंकि घूर्णन गति कोई अगर वस्तु, ये जैसे कोई भी वस्तु जो है इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है। अब अगर घूर्णन गति कर रही है ये वस्तु किसी कोणीय वेग से, तो यहाँ पे जैसे पहले भी हमने एक छोटा सा कण लिया था, तो इसको लीनियर वेग तो मिल ही रहा है। तो लीनियर वेग मिल रहा है मतलब इसका द्रव्यमान है, मास है इसका m, तो इन दोनों का प्रोडक्ट m भी मिल रहा है। तो घूर्णन या कोणीय संवेग जो है एंगुलर मोमेंटम है वो भी किसकी वजह से मिल रहा है, इसी लीनियर मोमेंटम की वजह से। तो देखो अब इस अक्ष से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस कण की, उसी को बोलते हैं, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, r ले रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हमको कितना मिल रहा है, L इक्वल टू mv इंटू r मिल रहा है। तो देखो L जो है कोणीय संवेग हमको कितना मिल रहा है, mv r। अब अगर कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में अगर हम संबंध निकालना चाहे, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में अगर संबंध निकालने जाए तो मिल सकता है, क्योंकि देख लो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम से ही मिल रहा है। तो क्या रिलेशन हुआ, P इक्वल टू क्या मिल गया, L बाय R, या L इक्वल टू P इंटू R। R क्या है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या घूर्णन अक्ष से उस वस्तु की लंबवत दूरी है। ओके तो ये अब इन दोनों में हम रिलेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है। P की जगह पे आप mv की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, P, जो कि इसकी डेफिनेशन में ही आ रहा है लीनियर मोमेंटम। ये इन दोनों के बीच में
रिलेशन है। तो मैं इसकी कोणीय संवेग की नीचे डेफिनेशन लिख लेता हूं इसकी, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट्स बना पाओ आप अच्छे से। तो कोणीय संवेग की या एंगुलर मोमेंटम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखूंगा मैं। पहले लिख लेते हैं हम इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है, एल से इसको डिनोट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम and perpendicular distance of the object from rotational axis। ठीक है, अब मैं हिंदी मीडियम में भी लिख लेता हूं, आपके हिंदी में भी कोणीय संवेग जो है वो क्या मिलता है, रेखीय संवेग तथा उस वस्तु जो घूर्णन कर रही है वो वस्तु, उस वस्तु की घूर्णन अक्ष, इस वस्तु की घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। वैसे इनका वेक्टर में भी या सदिश में भी इनका रिलेशन होता है, तो वो सदिश वाला चलो वैसे आपके काम आएगा नहीं, क्योंकि सदिश वाला पोर्शन आपके है नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी हिसाब से पूछेंगे, चाहे इसमें अगर सदिश भी अगर इंक्लूड कर दे तो यहाँ पे आर की जगह पे पी और साथ में आ जाएगा आर साइन थीटा आ जाता है। ठीक है ना, तो वो आपका वेक्टर वाला पोर्शन इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए मैं वेक्टर वाला रिलेशन आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये रिलेशन लिया था हमने, ये हमने देखा है कोणीय संवेग और रेखीय संवेग क्या होते हैं। ठीक है, अब ये कोणीय संवेग मिल गया हमको, रेखीय संवेग भी मिल गया। अब हमने पहले कोणीय वेग लिया था, तो कोणीय त्वरण भी मिलेगा, जैसे रेखीय त्वरण होता है, तो इनमें क्या रिलेशन है वो भी हम ले लेते हैं। चलिए, तो अब हम रेखीय इधर ले लेते हैं हम लीनियर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण। अब रेखीय त्वरण क्या होता है आप सब जानते ही हैं, रेखीय त्वरण जिसको ए से डिनोट करते हैं हम। अब रेखीय त्वरण क्या होता है, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर, रेखीय, चलो नीचे ही लिख लेता हूं मैं, रेखीय वेग जो होता है वो, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कैसे मिलता है, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर जो है उसको हम रेखीय त्वरण कहते हैं। ये इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया।
अब लीनियर एक्सेलरेशन, रेखीय गति में अगर a मिल रहा है तो घूर्णन करते वक्त किसी वस्तु के लिए उसका भी त्वरण मिलेगा, क्योंकि कोणीय वेग मिला है तो त्वरण भी मिलेगा। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई रेखीय त्वरण की, तो कोणीय त्वरण जो है वो, जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या मिलेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे लीनियर है वैसे का वैसे, तो यहां पे क्या मिलेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हमको क्या मिलेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, और हिंदी में अगर देखें तो ये मिलेगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर हमको क्या मिलेगी, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। और इसको कोणीय त्वरण को या एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, मतलब इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो देखो अब अल्फा इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, अगर हम रेखीय त्वरण देखें तो रेखीय त्वरण आप जानते ही हैं क्या मिलेगा हमको, dv अपॉन dt मिलेगा। रेखीय त्वरण हमको क्या मिलेगा, dv अपॉन dt, क्योंकि वेग है, वेग होता है मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट मिलेगी हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वही अगर हम देखें एंगुलर एक्सेलरेशन अगर देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने कब क्या बताई कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग हमने क्या लिया था ओमेगा, तो अल्फा जो है वो हमको कितना मिलेगा, अल्फा जो मिलेगा हमको डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्योंकि ओमेगा में परिवर्तन की दर ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो कितना मिल जाएगा अल्फा हमको डी ओमेगा अपॉन डी टी मिल जाएगा। तो देखिए अब अल्फा इक्वल टू हमको डी ओमेगा अपॉन डी टी मिला था, अभी पीछे हमने ओमेगा और v में हमने एक रिलेशन निकाला था, तो v इक्वल टू हमको मिला था ओमेगा आर, v इक्वल टू हमको मिला था ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू कितना मिल जाएगा v बाय आर, ओमेगा इक्वल टू कितना मिलेगा हमको v बाय आर। तो देखिए अब इस ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहां पे रखे या पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, तो अल्फा हमको क्या मिल जाएगा, देखो अल्फा इक्वल टू हमको मिल जाएगा डी वी अपॉन आर, और नीचे हमारे पास है डी टी। अब देखो आर क्या है, इसमें आर क्या थी, त्रिज्या थी, क्योंकि मैंने बताया था आपको पीछे आर जो है इसमें, चलो ये सही से लिख लेता हूँ, स्क्रीन शॉट में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो वापस देखने में, तो ये डी अपॉन डी टी तो है ही, ओमेगा की जगह पे हम ले रहे हैं वी अपॉन आर, तो ये आर तो परिवर्तित हो नहीं रहा था क्योंकि उस पद की त्रिज्या है, अगर कोई घूर्णन गति कर रहा है तो उस घूर्णन करते हुए वस्तु की या रोटेशनल मोशन करते हुए उस ऑब्जेक्ट की जो रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगी टाइम के रेस्पेक्ट। अब जो भी चेंज होगा यहाँ पे क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी, आर तो चेंज हो नहीं रही है उसके लिए। तो देखो इससे हमको क्या चीज देखने को मिल रही है कि आर चेंज नहीं हो रही है, तो आर को हमने रख दिया बार। अब अंदर क्या मिलेगा हमारे पास, डीवी अपॉन डी टी मिलेगा। अब डीवी अपॉन डी टी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, रेखीय त्वरण, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो देखो हमको अल्फा जो है वो कितना मिल जाएगा, 1/r तो है, और dv अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन। तो देखिए अल्फा इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, रेखीय त्वरण और त्रिज्या मिल रही। तो ये हो गया रिलेशन किस किस के बीच में, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच में हमको संबंध मिल गया। अब मैं रेखीय वाली चीज इसलिए साथ में लेके चल रहा हूं ताकि ये चीज को आपको समझने के लिए वापस इतना सोचना पड़े, आपके सामने ही इसी स्लाइड में, इसलिए मैं आपको साथ साथ में बता। तो देखो तो अल्फा इक्वल टू हमको क्या मिल गया, a अपॉन आर मिल गया, और वही अगर हम a इक्वल टू अगर देखें
तो ए इक्वल टू मिलेगा हमको अल्फा आर। अब दोनों एक ही चीज है। अब ये लो या फिर ये लो, दोनों एक ही चीज है। ये क्या है? इन दोनों में अल्फा और ए में संबंध है। अल्फा और ए में संबंध है। बोले तो अल्फा और ए में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए। तो ये है रिलेशन, आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये रिलेशन है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं साथ साथ में इसीलिए आपको बता रहा हूँ लीनियर और एंगुलर, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ एक दूसरे से कि वो कैसे आ रही है रोटेशनल मोशन में, ये सारी चीजें हमको किस हिसाब से मिल रही है, कैसे मिल रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो ये हमने एंगुलर एक्सेलरेशन लिया है, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम भी ले लिया हमने, और एंगुलर मोमेंटम भी ले लिया है, कोणीय संवेग और कोणीय त्वरण भी ले लिया हमने, कोणीय रेखीय वेग भी ले लिया और रेखीय त्वरण भी ले लिया, रेखीय संवेग भी ले लिया। अब हम चलते हैं जो आपके मेन पॉइंट है उसकी तरफ, जिसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब बल आघूर्ण क्या होता है? तो बल आघूर्ण को टॉर्क से डिनोट करते हैं, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बल आघूर्ण क्या होता है? देखो मैं एक सिंपल सी चीज पहले भी मैंने आपको बताई थी कि रेखीय गति में बल जो होता है वो रेखीय बल की जरूरत होती है किसी भी वस्तु को विस्थापन प्रदान करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमको लीनियर फोर्स की जरूरत होती है। अब वही अगर किसी एक सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस करना है, किसी वृत्ताकार पथ में अगर किसी वस्तु को विस्थापित करना है, तो हमको जो भी बल की आवश्यकता होती है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं, जिसे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स भी लीनियर फोर्स से ही रिलेट करता है। अब वो कैसे करता है, क्या चीज मिलती है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अब ये टॉर्क जो है कैसे मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु को अगर घूर्णन गति करवानी है तो उसके लिए हमको जो बल प्रदान करना पड़ेगा उसको बल आघूर्ण कहते हैं। तो घूर्णन गति के लिए जो आवश्यक बल होता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे लीनियर मोशन के लिए या रेखीय गति के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम रेखीय बल कहते हैं। वो रेखीय बल होता है जो नॉर्मल सा बल हम पढ़ते हैं, जो न्यूटन ने भी बताया है, जिस फोर्स के बारे में बताया था, तो वो रेखीय मोशन के लिए होता है। अब वही अगर किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर एंगुलर डिस्प्लेस करना होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जिस भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है या जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसे हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन बताई मैंने आपको। लीनियर मोशन में जो फोर्स एप्लीकेबल होता है, लीनियर मोशन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लीनियर फोर्स बोलते हैं। और वही रोटेशनल मोशन के लिए जो फोर्स या सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। तो देखो अब इसको भी मैं साथ साथ में लेता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। अब वैसे तो सिंपल सी चीज मैंने बता दी, लीनियर फोर्स तो चलो आप पढ़ ही रहे हो, तो बल आघूर्ण क्या होता है और उसका दोनों में देखो एक डेफिनेशन तो मैंने आपको ये चीज बताई दी, दूसरी उसकी फॉर्मूले से क्या डेफिनेशन बनती है वो भी मैं आपको बताऊं। चलिए तो वो भी ले लेते हैं हम। अब आपका जो मेन पॉइंट आ रहा है अपने बल आघूर्ण की तरफ आ रहा है। अब ये बल आघूर्ण क्या होता है? अब आप बोलोगे कि सर इतना फिर पहले वो क्यों बताया, सीधा बल आघूर्ण बता देते। लेकिन बल आघूर्ण के ऊपर भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बल आघूर्ण का भी इसका कोणीय संवेग के साथ कुछ रिलेशन होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण के साथ भी रिलेशन होता है, तो उस पर बेस्ड भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो पॉइंट है बल आघूर्ण के बाद वाला वो है इसका आपके यही एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क पे डिपेंड करता है, मतलब कोणीय संवेग जो है वो भी बल आघूर्ण पर
निर्भर करता है, या ये भी बल आघूर्ण पर सॉरी कोणीय संवेग पर निर्भर करता है। कैसे करता है, चलो पहले हम बल आघूर्ण क्या होता है वो देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बताई थी आपको सिंपली कि किसी भी वस्तु की घूर्णन गति के लिए आवश्यक बल जो होता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और लीनियर मोशन के लिए जो बल होता है वो तो लीनियर रेखीय बल हम लेते हैं, बल तो पढ़ते आ रहे हैं, बल आपको पता ही है जो भी बल लगाते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये है, अब ये बोतल जो है यहाँ पे पड़ी है, अब इस बोतल को अगर मुझे डिस्प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे टेबल है, टेबल के ऊपर ये बोतल पड़ी है, अब टेबल के ऊपर जब ये बोतल पड़ रही है उसको मैं डिस्प्लेस करना चाहूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक लीनियर फोर्स, देखो मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं और ये बोतल डिस्प्लेस हो रही है, तो इस बल को हम बोलेंगे रेखीय बल। अब इसी बोतल को अगर मुझे सर्कुलर मोशन करवानी है तो देखो मेरा हाथ क्या एक ही दिशा में जा रहा है, नहीं, ये क्या कर रहा है, फोर्स मैं लीनियर ही दे रहा हूं। अब इसको मैं अगर ऐसे दूंगा तो वो ऐसे जाएगी, थोड़ा सा फोर्स की डायरेक्शन चेंज की तो इधर आए, और चेंज की डायरेक्शन, और उसकी दिशा, बल की दिशा में चेंज करता रह रहा हूं, मतलब परिवर्तित करता रह रहा हूं, तो ये क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है ना। तो बल आघूर्ण भी मिल तो लीनियर फोर्स से रहा है, लेकिन उसकी दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो एंगुलरली अगर या कोणीय विस्थापन अगर मिल रहा है किसी बल की वजह से, तो वो बल क्या मिलता है हमको, बल आघूर्ण कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। तो बल आघूर्ण क्या होता है, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सिंपल सी मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको बल आघूर्ण की, वही बताई है मैंने आपको ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। मैं फॉर्मूले से अगर डायरेक्ट आपको बताता बल आघूर्ण ये होता है तो वो आपको हो सकता है आप उससे कनेक्ट ना कर पाओ, तो इसीलिए मैंने एक सिंपल सी चीज बताई है, यही लीनियर फोर्स। अगर किसी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लीनियर फोर्स बोलेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो बिना मोमेंट ऑफ फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन नहीं कर सकता, लेकिन मिल रहा है उसको लीनियर फोर्स ही है, लेकिन उसी लीनियर फोर्स की डायरेक्शन अगर कंटिन्यू चेंज हो रही है तो उसको हम बल आघूर्ण से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी वो भी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, दोनों की परिभाषा बल आघूर्ण की क्या होती है, टॉर्क की, मोमेंट ऑफ फोर्स की सिंपल भी बताता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला डिराइव करके भी आपको बता देता हूँ कि टॉर्क क्या होता है उसे, या फॉर्मूले से हमको क्या चीज मिलती है। चलिए, तो अब देखो क्या मिलता है टॉर्क हमको क्या मिलेगा, बल आघूर्ण टॉर्क जो है वो ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको टॉर्क बोलते हैं, टाउ भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो देखो टॉर्क जो है वो हमको मिलेगा, चलो पहले मैं आपको सीधी वो वाली डेफिनेशन लिख लेता हूं बल आघूर्ण की क्या होती है, कि वस्तु की किसी वस्तु की घूर्णन अथवा वृत्तीय गति, वृत्तीय घूर्णन अथवा वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल बल आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु की घूर्णन अथवा वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल जो है उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं, और इस बल आघूर्ण को हम टॉर्क से डिनोट करते हैं, टाउ भी इसको बोलते हैं। तो ये है बल आघूर्ण हो गया, सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बताई है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि टॉर्क एक्चुअल में है क्या। अब कई लोग इसको सिर्फ फॉर्मूले से बताते हैं, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ भी बता दी, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले वाला भी बताऊंगा आपको कि उसकी क्या डेफिनेशन है। पहले ये चीज ले ली हमने, किसी वस्तु की घूर्णन अथवा वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल जो है उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब यही मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर the rotational and circular motion, for the rotational and circular motion is known as circular motion of any object,
circular motion of any object is known as moment of force, moment of force या फिर टॉर्क भी आप कह सकते हैं। तो इसी को, ये हो गई नॉर्मल सी सिंपल सी एक डेफिनेशन टॉर्क के लिए, बल आघूर्ण के लिए। ओके, अब देखो इसकी अगर फॉर्मूले से अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या मिलती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क के लिए, बल आघूर्ण, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला तो आपको चाहिए होगा। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला इसका मिलता है टॉर्क इक्वल टू, वो मिलता है बल, कौन सा बल, रेखीय बल। तो ये मैं लिख लेता हूं, रेखीय बल, रेखीय बल तथा रेखीय बल और बल की लंबवत दूरी, बल की लंबवत दूरी, इनका जो गुणनफल होता है, रेखीय बल और बल की जो लंबवत दूरी होती है, बल की लंबवत की, बल कहाँ पे लग रहा है उसके लिए, उसकी लंबवत दूरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा डायग्राम बना के अच्छे से। चलो तो पहले ये देख लीजिए, तो रेखीय बल तथा बल की जो लंबवत दूरी होते हैं उन दोनों का गुणनफल जो है वो ही बल आघूर्ण होता है, जिसको हम टॉर्क से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क का देखो इंग्लिश में भी अगर मैं लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर फोर्स, लीनियर फोर्स और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से इसका ये मिलता है। तो फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा, देखो लीनियर फोर्स ले रहे हैं, अब ये अगर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है, ये क्या है, ये सदिश राशि है। जैसे बल भी एक सदिश राशि है, बल की दिशा होती है, वैसे इसकी भी एक दिशा है। तो ये टॉर्क भी क्या मिलता है, वेक्टर फॉर्म में मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में भी या स्केलर फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। तो टॉर्क यहाँ पे जो मिलता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले, सदिश रूप में ले, तो वो हमको मिलेगा, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हो गई r, और क्रॉस मिलेगा बीच में, और लीनियर फोर्स हम लेते ही हैं, तो r क्रॉस f हमको टॉर्क मिलता है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही है, इसको हम सदिश गुणनफल बोलते हैं। और वही अगर आप अदिश रूप में लेंगे तो इसको आप आर एफ या एफ इंटू आर भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा तो उसी हिसाब से बनेगा। आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्केलर फॉर्म में भी ले सकते हैं, मतलब अदिश रूप में भी और सदिश रूप में भी। तो ये मिलता है फॉर्मूले से। अब मैं आपको बता देता हूं कि टॉर्क जो मैंने लिया है तो वो क्यों, मतलब ये एफ और आर क्या चीज है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो ये ले लेते हैं हम एक कोई एक्सिस, जिसपे कोई वस्तु, ये बड़ी सी एक वस्तु है जो स्टार्टिंग से मैं लेते आ रहा हूँ, वही ले रहा हूँ, कुछ अलग ऐसा मान नहीं रहा, उसी पर एक ही डायग्राम से आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, ताकि आपको बार बार ये कुछ अलग सोचना ना पड़े। तो देखो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। अब ये क्या कर रहा है, इसी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। अब ये बिना बल के तो करेगा नहीं, है ना। तो इस पर जो भी बल लग रहा है, अब यहाँ पे बल जो भी लग रहा है, मान लो ये इसकी, इससे क्या मिल गई, दूरी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बल प्रदान कर रहा हूँ, ये मैंने बल दिए, तो ये क्या करेगा, कुछ तो विस्थापित होगा, यहाँ से ये यहाँ पर आएगा, फिर इसको बल वापस किधर देना पड़ेगा, बल की दिशा इधर की तरफ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बल की देखो जहां पे भी अगर लेंगे तो ये होगी तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, चाहे ये यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी अगर ये होगा, तो इस सेंटर पॉइंट के साथ इस बल की अगर हम देखें क्रिया रेखा, और इस लाइन को अगर देखें, तो वो क्या करेगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल, यहां पर भी देख लो आप, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये इस बल की क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। अब इसको क्या है, वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए यहाँ से मान लो कि एक फोर्स इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये आर हो गया, तो यहाँ पे ये थीटा है, तो इससे हमको साइन थीटा लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो करके वैसे मिलता है, लेकिन वो आपको लेने की जरूरत नहीं है।
आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन इसी पर ही बनेगा। ऐसा आपको नहीं पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म में ये है तो क्या मिलेगा, वो नहीं पूछेगा। इसीलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट मैं नहीं कर रहा हूँ आप, क्योंकि ये चीज़ आप 11th में मेरे हिसाब से पढ़ी होगी आपने, तो मैं उसको थ्योरेटिकली आपको अच्छे से और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो आपने न्यूमेरिकली आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम बल उसको प्रदान करेंगे, ये वस्तु यहाँ पर पड़ी है, इसको अगर मैं बल दूंगा तो ये किधर जाएगी, इधर की तरफ, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से ये बाहर नहीं है, उसी का कण है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब को हम ऐसे फोर्स देते हैं, जो भी फोर्स, अगर उसको लीनियर फोर्स देंगे तो वो सीधा आगे नहीं जाएगा। वो ग्लोब उसकी एक्सिस अंदर होती है, जिसके सापेक्ष वो क्या करता है, वृत्ताकार गति करता है। ये अब जैसे ये बोतल का ढक्कन है, यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है। अब इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, बल दे रहा हूँ। ये देखो मैं सीधा बल दे रहा हूँ उंगली से, लेकिन ये किधर जा रहा है, ये घूम रहा है। अब मैं अगर देखो, पहले मैंने ये लीनियर सीधा फोर्स दिया तो भी ये घूमा थोड़ा, अब उधर जिस देर मैं फोर्स दे रहा हूँ उधर ही पूरा नहीं जाए। अब और अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ मैं, देखो जैसे मैं पीछे बता रहा हूँ, जितना बल की मैं दिशा बदलता जाऊंगा तो ये घूर्णन करता रहेगा उसकी एक अक्सिस के सापेक्ष। तो वही चीज है। तो ये अब मैं जो लीनियर फोर्स इस पर नहीं लगा रहा हूँ, मतलब रेखीय बल तो नहीं लगा रहा हूँ। रेखीय बल क्या होता है, एक ही दिशा में लगने वाला बल, वो रेखीय बल होता है, एक ही रेखा में। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही रेखा में नहीं लगा रहा हूँ, बल की दिशा देखो, मेरी अंगुली की अगर आप डायरेक्शन देखो तो चेंज हो रही है पर्टिकुलरली, तभी वो घूर्णन कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी। तो अगर वो बल की दिशा को अगर कंटिन्यू अगर मैं चेंज करता रहूं, बल की जो या फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो अगर मैं निरंतर बदलता रहूं तो ये घूर्णन करता रहेगा। तो बाह्य बल की उपस्थिति में ये भी क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर जब ये कण अगर अलग अलग दिशा में विस्थापित होता जाएगा तो इस पर लगने वाला जो बल है वो भी क्या हो रहा है, उसकी भी दिशा देखो परिवर्तित होती रह रही है, परिवर्तित हो रही है। तो बल तो लग ही रहा है, जो कि हमने यहाँ पे भी लिया है, लीनियर फोर्स तो इस पर लग ही रहा है, अलग अलग दिशा में उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस वक्त वो लग रहा है उसकी दिशा देखे तो वो एक लीनियर ही होगी, इधर लग रहा है तब भी, इधर लग रहा है तब भी, इधर लग रहा है तब भी, तो एक लीनियर डायरेक्शन। लेकिन उसकी डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, इसीलिए तो उसको टॉर्क बोल रहे हैं। तो देखो इस लीनियर फोर्स की वजह से ही टॉर्क मिल रहा है, बल मिल रहा है, बल आघूर्ण मिल रहा है। तो क्या चीज देखने को मिल रही है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर देखे तो ये जो उस बल की दूरी होगी, बल की जो यहां से जो क्रिया रेखा अगर हम देखेंगे तो हमेशा वो क्या करेगा, यहाँ पे इसकी लंबवत दूरी ही वो होगी, मतलब जैसे भी बल लग रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो। ठीक है ना, इसीलिए टॉर्क क्या होता है, लीनियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया बल आघूर्ण। अब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बल आघूर्ण जो है वो आपके कोणीय संवेग से भी संबंध रखता है। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में भी एक रिलेशन हमको मिलता है। अब वो क्या मिलता है देखिए अब और इसके बाद वाला जो पॉइंट है वही है कि अगर फर्स्ट पॉइंट था आपका, अगर सिलेबस में आपको जैसे मैंने बताया था, सिलेबस डिस्कस जब किया था तो पहला पॉइंट आपका था ये बल आघूर्ण। लेकिन ये बल आघूर्ण से पहले ये वाली चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए थी, इसलिए मैंने वो सारी चीजें भी बताई, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन है, वो वाली सारी चीजें मैंने। अब बल आघूर्ण जैसे हमने लिए तो ये सारी घूर्णन में मिली, लीनियर वाली चीज को हमने घूर्णन में परिवर्तित किया है। अभी जैसे अगर एनर्जी भी अगर देखें हम, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसको भी अगर हम रोटेशनल मोशन में चेंज करना है चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो, तो अब एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच में क्या संबंध होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या ले रहे हैं हम, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो हम ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, relation between angular momentum and moment of force।
मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन ले रहे हैं। किस किस के बीच में संबंध ले रहे हैं हम, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध, कोणीय संवेग में संबंध। अभी देखिए, अब देखो क्या रिलेशन मिलता है, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा ये रिलेशन, आपको मजा भी आएगा। अब इसी रिलेशन से आपका जो सिलेबस का सेकंड पॉइंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। पहला था बल आघूर्ण और दूसरा था कोणीय संवेग संरक्षण, वो इसी संबंध से आपको मिलेगा। देखो कैसे मिलता है, तो पहले हम ले लेते, देखो कोणीय संवेग हमने लिया था, बल आघूर्ण तो अभी लिया हमने। अगर कोणीय संवेग देखे तो कोणीय संवेग को हमने किससे डिनोट किया था, एल से, और एल इक्वल टू हमको कितना मिला था, एम वी आर, या फिर इसको अगर हम एम वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। पी क्या होता है, एम वी, जिसको हम रेखीय संवेग बोलते हैं। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पी इंटू आर मिल जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने पहले ले लिया, आपको पता ही है एल इक्वल टू क्या है, एम वी आर है। तो देखो एल इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ पे पी पी आर, चाहो तो आप एम वी आर भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, चाहे ये लो आप रिलेशन या ये लो, दोनों में से कोई भी एक रिलेशन ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे वाले लो, दोनों एक ही है, बस वो पी की जगह पे मैंने एम वी लिया है। अगर आपको ये पी वाला थोड़ा पोर्शन अलग लग रहा है तो आप ये ना लो तो भी चलेगा। ये एम वी आर जो हमने पहले ले रहे थे वही लेते। तो एल इक्वल टू हमने एम वी आर लिया था, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एल इक्वल टू हमारे पास एम वी आर है, और हमको क्या संबंध किस में निकालना है, एल और टॉर्क में, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को हम एल से, या कोणीय संवेग को एल से डिनोट किया, एल इक्वल टू हमको मिलता है एम बी आर। अब देखिए, अगर इस समीकरण एक को समय के सापेक्ष अगर हम अवकलित करें, समय के सापेक्ष अवकलित करने पर, मतलब क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए अब हमको क्या मिलता है, देखो ये रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको, इसके बीच में टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के लिए, मतलब एल और टॉर्क में क्या रिलेशन है, मतलब कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो कोणीय संवेग किसी वस्तु के लिए अगर ले तो एल इक्वल टू कितना मिलता है, एम वी आर, जो पीछे हमने ले लिया, कैसे मिला था। अब देखो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, या समीकरण को समय के सापेक्ष अगर हम अवकलित करें, या इसका रेट ऑफ चेंज देखे, दर देखे, उसमें परिवर्तन की दर, कि संवेग में परिवर्तन की दर हो सकता है, संवेग में परिवर्तन कब कैसे होगा, क्योंकि आर और एम तो चेंज नहीं होगा। अगर हम वेग बढ़ाए, उसका वेग कब बढ़ेगा, जब बल बढ़ाएंगे। तो जो भी हम बल उसको प्रदान कर रहे हैं वृत्ताकार या घूर्णन गति के लिए, उस वेग में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो उसके कोणीय संवेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये परिवर्तन ले रहे हैं। तो देखते हैं परिवर्तन से क्या मिलता है, कि अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो देखो क्या मिलेगा हमको, dl अपॉन dt। अब देखते हैं dl अपॉन dt, l कितना है हमारे पास, mvr, तो d अपॉन dt आ गया। अब l मिल रहा है हमको कितना, mvr। ठीक है, अभी मैंने आपको देखो शुरुआत में क्या बताया था, r जो है वो क्या है, वो तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। किसी भी वस्तु का रोटेशनल एक्सिस के सापेक्ष जो उसकी त्रिज्या है या जो दूरी है वो तो परिवर्तित नहीं हो रही। एक एक्सिस के सापेक्ष वो घूर्णन कर रहा है, एक एक्सिस के अलावा वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है हमको, L इक्वल टू एम वी आर। अब देखो M भी कांस्टेंट है, R भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहे, टाइम के सापेक्ष वो परिवर्तित नहीं हो रहे, दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बार ले सकते हैं, क्योंकि टाइम के सापेक्ष या समय के सापेक्ष ये दोनों परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया,
m और r को ले लिया बाहर, r और m दोनों को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अंदर मिल रहा हमको dv अपॉन dt। अब dv अपॉन dt क्या मिलता है हमको, अभी पीछे लिया था हमने, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण मिलता है। तो देखो अब यहां से त्वरण मिल रहा है हमको, तो dl अपॉन dt हमको क्या मिल जाएगा, r है, m है और ये मिल जाएगा a। अब ये वाली जो चीज हमको मिल रही है, देखिए ये जो चीज हमको मिल रही है, हाँ, ये इस m सॉरी इस एम वी एम ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम ए क्या होता है, कि एम ए जो है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ये मिलता है हमको बल, क्योंकि F इजकल टू हमारे पास होता है m, जो कि आपको भी पता है। ठीक है, अब देखो तो F इजकल टू एम ए मिल रहा है, तो यहां से अब ये इक्वेशन हमको क्या मिल गई, यहां से जो हमको इक्वेशन मिलेगी dl अपॉन dt जो है वो क्या मिल रहा है, देखो r और m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r और f, या फिर f r ले लीजिए, f और r ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब पीछे वाली स्लाइड में अगर हम देखें तो ये देखिए टॉ इजकल टू मैंने r क्रॉस f या f r बताया था, तो जो f r इधर है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं, है ना। तो देखो dl अपॉन dt हमको कितना मिल रहा है, dl बाय dt हमको मिल गया किसके बराबर, टॉर्क या बल आघूर्ण के बराबर। तो इससे देखो एक क्या चीज देखने को मिल रही है, क्या डेफिनेशन मिलेगी यहां पर हमको, मैं लिख लेता हूं इधर कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के तुल्य है, बल आघूर्ण के तुल्य मिलती है या तुल्य है। इसको मैं कर लेता हूं एन सर्कल ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर हमको किसके बराबर मिल रही है, बल आघूर्ण के बराबर मिल रही है, किसके बराबर, बल आघूर्ण के। ये इंग्लिश में भी मैं लिख लेता हूं आपके लिए ये देखिए, तो यहां से हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, इधर इधर ले लेते हैं इसको, ये मैं दोनों में डिफरेंशिएशन के लिए ये मैंने लाइन ली, ठीक है। तो देखिए अब यहां से हमको क्या चीज मिली, इंग्लिश मीडियम के लिए वालों के लिए भी हम लिख लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, तो मोमेंटम में जितना भी चेंज मिल रहा है, एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज है वो किसके बराबर मिल रहा है हमको, टॉर्क के बराबर मिल रहा है, ये चीज। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन ले लिया डीएल सॉरी एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स पे। अब इसी रिलेशन से हमको संवेग संरक्षण का नियम भी मिलेगा। क्या होता है संवेग संरक्षण, या कोई भी संरक्षण अगर आ जाए नियम, तो उसमें आपको क्या करना है, एक मैं हिंट देता हूं, वो कभी आपके गलत नहीं। चलिए पहले एक बार ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अब आगे चलते हैं अब देखिए, अब हम जो मैं बोल रहा था आपका सेकंड जो पॉइंट है वो यही है, इसी यूनिट का सेकंड पॉइंट क्या है आपके,
कोणीय संवेग संरक्षण का नियम या कोणीय संवेग संरक्षण क्या है। तो देखिए कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है हमको, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिसको अगर हिंदी में देखें तो ये है कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। अब देखो कोई भी चीज संरक्षित कब रहती है, कोई भी चीज संरक्षित कब रहती है, कंजर्व कब रहती है, जब वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ले ले, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या किसी भी क्वांटिटी का अगर कंजर्वेशन लॉ पूछ रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, उस क्वांटिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज बता के रेट ऑफ चेंज और इक्वल में 0 कर दीजिए। फिर उसको आप नीचे लिख लीजिए कि वो क्वांटिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए कैसे, जैसे मान लो आपको संवेग संरक्षण पूछ लिया, लीनियर रेखीय संवेग संरक्षण या लीनियर मोमेंटम, तो क्या करना है आपको संवेग के लिए, ये चेक करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि भाई ऐसे आप देख सकते हो। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, 0। अब न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो dp अपॉन dt हमको क्या मिलता है, dp अपॉन dt किसके बराबर मिलता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ से, वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। आपने पढ़ा होगा। अगर ये फोर्स कांस्टेंट हो या 0 हो, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है किसी वस्तु पर, अगर ये 0 हो तो हमको क्या मिलेगा, dp अपॉन dt किसके बराबर मिलेगा, 0। ठीक है, तो 0 मिल रहा है। चलो इसको भी मैं क्या करता हूं, रेखीय और उसे रिलेट करके बताता हूं आपकी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि संवेग संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण क्या है, और इसके साथ साथ मैं रेखीय संवेग का भी बता देता हूँ, क्योंकि ये आपने ये पता रहेगा आपको शायद, लेकिन ये आपको हो सकता है थोड़ा नहीं पता रहे, तो ये आप इससे कनेक्ट कर पाओ। देखो कैसे, अब ये चीज तो आपको पता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से क्या चीज मिलती है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो उसके बल के समानुपाती होती है या उसके लगभग बराबर मिलती है। ठीक है, अगर हम ये बाह्य बल जो इस पर लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब न्यूटन का अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखे तो उससे हमको क्या मिलता है, dp अपॉन dt जो है वो किसके बराबर मिलता है, f के, जो लीनियर फोर्स होता है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम यहाँ पे। तो f को अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को अगर 0 करते तो dp अपॉन dt क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है, 0 मिलेगा, dp अपॉन dt क्या मिलेगा, 0। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स 0, फोर्स दे ही ना तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने इनिशियल वाली चीज बताई थी कि वो कोई ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यू मूव कर रहा है, मतलब गति कर रहा है, तो उसको अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तो क्या वो अपने संवेग में परिवर्तन करेगा, क्या रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। या फिर अगर वो रुका हुआ है, अगर बल दे ही ना तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। तो फर्स्ट फोर्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट, अगर बाह्य बल 0 हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम में चेंज कितना मिलेगा, 0। तो अब मोमेंटम में चेंज नहीं मिल रहा है, मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं मिल रहा है, 0 है, इसका मतलब संवेग क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। बस यही चीज मैं आपको बता रहा था कि संवेग संरक्षण नियम कहीं पे भी, किसी भी, जरूरी नहीं संवेग संरक्षण, कोई भी क्वांटिटी का संरक्षण आ जाए, अगर किसी भी राशि का संरक्षण पूछ ले आपको, तो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, इक्वल में 0 लिख दो। ठीक है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन के संवेग संरक्षित है या जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो, या फिर के बाह्य बल किसी वस्तु पर 0 है तो इसका संवेग कितना रहेगा, नियत संवेग कितना मिलेगा, या वो संरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से तो संवेग वाला या संरक्षित वाली चीज कभी भी आए तो उस क्वांटिटी का अगर एक्स बार 0 दे रहा है या जो भी क्वांटिटी यहाँ पे मिल रही है तो उससे हम संवेग संरक्षित बता सकते हैं। तो देखो अब समय के सापेक्ष अगर कोई राशि चेंज नहीं हो रही है मतलब वो नियत है, यही होता है। तो देखो, तो इसका मतलब ये क्या मिल जाएगा हमको, कांस्टेंट मिलेगा, पी क्या मिलेगा, कांस्टेंट या फिर नियत मिलेगा। कब मिल रहा है ये नियत, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, कि अगर बाह्य बल जो है, अब देखो ये हमने रेखीय गति के लिए ले रहे हैं कि बाह्य बल, अब रेखीय गति में रेखीय बल होता है, तो
घूर्णन गति में कौन सा बल होगा? बल आघूर्ण। तो अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल, जो बल आघूर्ण है घूर्णन गति के लिए बल आघूर्ण होता है, अगर बल आघूर्ण शून्य है तो उसका कोणीय संवेग भी क्या मिलेगा? संरक्षित मिलेगा। देखो कैसे, अभी हमने पीछे रिलेशन निकाला क्या कि dl अपॉन dt हमको क्या मिलता है? टॉर्क के बराबर। अब यदि कोई वस्तु अगर घूर्णन कर रही है विदाउट इनर्शिया, तो अगर उसको जब तक हम टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे या उसको बल नहीं देंगे तो क्या वो रुकेगा? वो भी घूर्णन करता रहेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 है, यदि बाह्य बल आघूर्ण जो है वो शून्य है या बल आघूर्ण शून्य है, जरूरी नहीं बाह्य बल आघूर्ण अगर किसी वस्तु पर क्या है, यदि बाह्य बल आघूर्ण जो है शून्य है तो क्या होगा? इफ द एक्सटर्नल टॉर्क if the external torque is 0, तो देखो अब देखिए क्या चीज मिलती है हमको, एक्सटर्नल टॉर्क हमको कितना लेना है? 0 अगर हो तो, क्योंकि हमको संवेग, कोणीय संवेग को सुरक्षित बताना, वो तभी हो सकता है जब एक्सटर्नल टॉर्क जो है या बाह्य ये क्या बोलते हैं बल आघूर्ण जो है वो शून्य हो तभी। तो देखो अगर बाह्य बल आघूर्ण को अगर हम शून्य करें तो हमको क्या चीज देखने को मिलेगी? dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कोणीय संवेग भी इस स्थिति के लिए समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होगा। उसका जो कोणीय संवेग रहेगा वो वही रहेगा अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क और प्रोवाइड ना करें उसकी गति को बढ़ाने के लिए या उसकी गति को कम करने के लिए। अगर कोई भी हम बाहर से त्वरण उसको बल आघूर्ण या टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे, नहीं दे रहे उसको, इसका मतलब उसका संवेग जो है कोणीय संवेग समय के सापेक्ष कितना मिलेगा? शून्य, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? एल कैसा है? नियत है, क्योंकि समय के सापेक्ष वो परिवर्तित नहीं हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। नियत बोले तो एल जो है वो हमको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो क्या कांस्टेंट मिल रहा है हमको? एल। एल बोले तो एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमको क्या मिल रहा है? कांस्टेंट। यही आपका सेकंड पॉइंट था। अब चाहे तो इसको कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कोणीय संवेग संरक्षण नियम भी बोल सकते हैं। तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम अगर ले तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसकी भी डेफिनेशन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीनियर और रोटेशनल मोशन दोनों में आपको कनेक्ट करके ही लेके चल रहा हूं आपको आगे। ओके, चलिए अब देखो, लॉ भी मैं आपको बता ही देता हूं, वैसे तो है तो नहीं। अब आपके तो कुछ सेकंड पॉइंट जो था इस यूनिट का यही था मेन, एल जो है वो कांस्टेंट कैसे मिलता है। तो कौन इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी हिसाब से बनेगा। डीएल अपॉन डी टी इजकल टू टॉर्क होता है, तो डीएल अपॉन डी टी इजकल टू 0। कब हुआ ये 0? क्यों? क्योंकि यदि हो एक्सटर्नल फोर्स तो उसकी कांस्टेंट मोशन चलती रहेगी, उसकी वेग में, उसके कोणीय वेग में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो एल इजकल टू हमारे मिल जाएगा नियत या कांस्टेंट मिल जाएगा। अब इसी को अगर हम लॉज ले, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कौन सा? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए क्या मिलता है हमको, हिंदी में देखे तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो क्या होगा इस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण, बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उस वस्तु का, तो उस वस्तु का कोणीय संवेग, वस्तु का कोणीय संवेग
नियत या संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित, संरक्षित होता है। ठीक है, ये हो गया संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इसीलिए क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नल टॉर्क, बाह्य बल आघूर्ण अगर शून्य होगा तो उस वस्तु को कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यही नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहता है। अब इसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, लिख लेता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if according to this law, if the external torque on any object is zero होगा, मतलब वो एक पर्टिकुलर एंगुलर एक्सेलरेशन से मोशन करता रहेगा। If the external torque on any object is zero, then the angular momentum of the object is conserved। यही है कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, आप ये इसकी डेफिनेशन है संवेग संरक्षण नियम की या कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हो गया हमारे यूनिट के 2 पॉइंट आज हो गए हैं। अभी एक जो लास्ट पॉइंट जो बचा है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इसको जड़त्व आघूर्ण भी बोलते हैं। जैसे जड़त्व मैंने आपको कल भी समझाया था, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जड़त्व क्या होता है। ठीक है, तो वही जड़त्व रोटेशनल मोशन करते वक्त भी या घूर्णन गति करते वक्त भी किसी भी वस्तु का जड़त्व तब भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेखीय गति करते वक्त ही जड़त्व होता है, जड़त्व रोटेशनल मोशन करते वक्त भी होता है। तो वो जितना भी जड़त्व रोटेशनल मोशन में होता है उसको हम जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। क्योंकि रोटेशनल में हो रहा है इसलिए जड़त्व के साथ पीछे क्या लग गया, आघूर्ण लग गया। ठीक है, तो ये जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला मिलता है और अलग अलग वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।